नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 68वां लेक्चर करने जा रहे हैं। देखिएगा, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था पार्थेनोजेनेसिस या अयनिक जनन चल रहा था। अब देखिए कि अयनिक जनन की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि वह प्रक्रिया या वह परिवर्तन या वह एक जैविक प्रक्रिया जिसके अंदर अंडा बिना निषेचित हुए ही भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम अयनिक जनन कहते हैं। ये बात अपनी की थी। और जो अयनिक जनन के द्वारा उत्पन्न प्राणी है उसको हम पार्थोनेट या अनिषेक प्राणी कहते हैं। और उसके अलावा मैंने बताया था कि ये घटना जो है लैंगिक जनन के दौरान होने वाली घटना है। और कुछ खासकर मैंने बात की थी कि हाइमेनोप्टेरा, होमोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, रोटिफर्स, क्रेस्टेशियन, निमेटोड और एकानोड्रोमेटा में ये अयनिक जनन मुख्यतः देखने को मिलता है। आपको बताया था कि कुछ जंतुओं की जो कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो अयनिक जनन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैसे मैंने बताया मधुमक्खी के अंदर जो नर या ड्रोन है वो उत्पन्न इसी विधि से होता है। अब देखिएगा कि एक बेटी नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि अयनिक जनन वह प्रक्रिया जिसमें अंडे का परिवर्तन शुक्राणु के आनुवंशिक योगदान के बिना ही हो जाता है। यानी अंडा जो है वो बिना शुक्राणु के योगदान के ही परिवर्तित हो जाता है। उस घटना को बेटी ने क्या नाम दिया था? अयनिक जनन नाम दिया था। अब आपको बताया था कि अयनिक जनन जो है वो दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। अपने एक चार्ट में आया था, उसके अंदर आपको बताया था कि प्राकृतिक अयनिक जनन है वो भी दो प्रकार का होता है, पूर्ण प्राकृतिक और आंशिक प्राकृतिक या चक्रीय अयनिक जनन। पूर्ण प्राकृतिक होता है वो दो प्रकार का होता है, द्विगुणित अयनिक जनन और अगुणित। द्विगुणित जो है वो फिर दो प्रकार का होता है, अर्धसूत्री विभाजन युक्त और अर्धसूत्री विभाजन के रहित। और अर्धसूत्री विभाजन युक्त जो है वो दो प्रकार का होता है, स्वनिषेचन द्वारा और प्रत्यारोपण द्वारा। उसके द्वारा जो सेकंड जो था अगुणित अयनिक जनन। अगुणित अयनिक जनन जो होता है वो भी आगे कोई प्रकार में नहीं बनता होता है। उसके अलावा दूसरा जो था आंशिक अथवा चक्रीय प्राकृतिक अयनिक जनन, तो इसमें आपको बताया था कि दो प्रकार का होता है, खुले और बंद प्रकार का होता है। उसके बाद में जो कृत्रिम प्रकार का अयनिक जनन होता है, जो कि मैंने बताया था कि कृत्रिम विधियों से उत्पन्न होता है। और ये जो है मनुष्य के द्वारा प्रेरित क्रियाएं होती हैं, जिसमें भौतिक कारकों और रासायनिक कारकों का उपयोग किया जाता है। तो अपने आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक अयनिक जनन, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। प्राकृतिक अयनिक जनन पहली जो घटना है। प्राकृतिक अयनिक जनन। अब प्राकृतिक अयनिक जनन की यदि हम बात करें तो वह अयनिक जनन जो कि बिना किसी कृत्रिम प्रेरण के हो, या यूँ कह सकते हैं कि जो प्रकृति में अपने आप जंतुओं के अंदर उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक अयनिक जनन। यानी कि उनके यूँ कह सकते हैं कि जो जंतु होते हैं उनके जीवन चक्र में, उनकी लाइफ साइकिल में जो अयनिक जनन है वो प्रकृति प्रदत्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक अयनिक जनन कहते हैं। और जैसे एफिड्स है, फाइलोपोड्स है, रोटिफर्स है, कीट है, इनके अंदर क्या है कि ये जो अयनिक जनन है प्राकृतिक रूप से इसमें क्या होता है? पाया जाता है। और जो कुछ जंतुओं में सिर्फ क्या अयनिक जनन पाया जाता है, इनमें लैंगिक संततियाँ नहीं पाई जाती। क्योंकि लैंगिक संततियाँ मतलब क्या हुआ कि जो जंतु हैं अयनिक जनन से उत्पन्न होते हैं वो अगुणित होते हैं। अगुणित होते हैं तो उनके अंदर सूत्री विभाजन जैसी कोई घटनाएं नहीं होती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अयनिक जनन इनमें क्या पाया जाता है, लैंगिक संततियाँ इनमें नहीं पाई जाती है। अब देखिएगा, इसको अपने दो भागों में बांटा था, पूर्ण प्राकृतिक अयनिक जनन और जो दूसरा था वो था चक्रीय अयनिक जनन। पूर्ण प्राकृतिक अयनिक जनन के अंदर क्या होता है कि जो जंतु होता है वो पूर्णतया उसके अंदर अयनिक जनन मौजूद रहता है, उपस्थित रहता है। या यूँ कह सकते हैं कि जैसे प्लाज्मिन प्लेटियल मेंटिस है, रोटिफोर्स है, वास्प में संपूर्ण कॉलोनी क्या इसी विधि से उत्पन्न होती है। और इस विधि से उत्पन्न जो जंतु होते हैं वो मोस्टली मादाएं होती हैं। अंदर इनके अंदर क्या होता है, इस विधि से उत्पन्न नहीं होते हैं, या यूँ कह सकते हैं इनके अंदर नहीं पाया जाता है। मोस्टली क्या होती है? मादाएं होती है। और जो पूर्ण प्राकृतिक अयनिक जनन जो होता है ये जो है इनमें नर नहीं पाया जाता और क्या मादाएं पाई जाती है। मादा जो भी अंडे देती हैं वो भी बिना निषेचन के फिर क्या है? परिवर्तित होकर मादा को क्या देती है? जन्म ही देती है। इस प्रकार जनन के द्वारा एक ही जाती है। इनके अंदर केवल देखो कि मादा है, मादा ने फिर अंडे दिए, वो अगुणित होंगे, वो सारे के सारे फिर किस में चेंज होते हैं? मादा के अंदर चेंज होते हैं। तो इसका मतलब इनके अंदर नर क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। तो इसलिए इस पूर्ण अयनिक जनन के द्वारा क्या होता है कि केवल और केवल मादाएं ही उत्पन्न होती है। और
ये विशेष प्रकार का जो जनन है इसके अंदर अब अपने को पता है कि केवल मादाएं अगुणित अंडे देंगी, क्योंकि वो खुद हैप्लॉइड होती हैं, खुद हैप्लॉइड है तो आगे जब उनसे अंडे उत्पन्न होते हैं वो भी हैप्लॉइड होंगे। अब क्या है कि इनके अंदर कहीं पर भी शुक्राणु का योगदान नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि इनके अंदर जो विभिन्नताएं हैं वो उत्पन्न नहीं होती हैं, क्योंकि इनके अंदर जो नई संतति का निर्माण हो रहा है उसके अंदर वही लक्षण आएंगे जो उसकी मादा के अंदर थे, यानी जो संतति मादा उत्पन्न हुई है उसके अंदर मादा के ही लक्षण आएंगे, क्योंकि नर का कहीं योगदान नहीं रहता, इसलिए आनुवंशिक विभिन्नताएं इसके अंदर उत्पन्न नहीं होती है। कह सकते हैं नए आनुवंशिक संयोजन इनके अंदर उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ये क्या कहलाता है, पूर्ण अनिषेक जनन। और जो साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस होता है, चक्रीय अनिषेक जनन, जो प्राकृतिक अनिषेक जनन का दूसरा प्रकार होता है, उसके अंदर क्या होता है कि वो जंतु जो है लैंगिक जनन भी करते हैं, परंतु कुछ जो सदस्य हैं वो क्या होते हैं, इनके अंदर अनिषेक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं, यानी कि एक पीढ़ी के अंदर लैंगिक जनन का भी पाया जाता है सिस्टम और अनिषेक जनन का भी, निषेचन की क्षमता भी वहाँ होती है और अनिषेक जनन की भी क्षमता उनके अंदर पाई जाती है। तो वो एकांतर क्रम में आती रहती है, यूँ कह सकते हैं पीढ़ी के अंदर मौजूद रहती है। तो वो क्या कहलाता है, चक्रीय अनिषेक जनन या आंशिक अनिषेक जनन कहलाता है। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक अनिषेक जनन। वे जंतु जिनके जीवन चक्र में अनिषेक जनन निश्चित ही उपस्थित होता है, अर्थात प्राकृतिक रूप से उपस्थित होता है, अर्थात प्राकृतिक रूप से उपस्थित होता है, वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक अनिषेक जनन। अब प्राकृतिक अनिषेक जनन को हम कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में, कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस और दूसरा कौन सा है, साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस। तो कंप्लीट और साइक्लिक, ये 2 प्रकार के अंदर इसके अंदर हमने बांटा है। अब कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर कहीं पर भी जो है ये कह सकते हैं कि लैंगिक जनन की कोई अवस्था इनके अंदर नहीं पाई जाती, निषेचन की जैसी क्षमता नहीं पाई जाती, कंप्लीटली अनिषेक जनन इनके अंदर पाया जाता है। और ये जो है नर इनमें एब्सेंट होते हैं और मादाएं क्या इनके अंदर पाई जाती है। और जो भी अंडे देती हैं तो जो अगली पीढ़ी है वो भी बिना किसी निषेचन की परिवर्तित होकर के मादा को जन्म देती है। और तो अपने पहले डिस्कस करेंगे कंप्लीट अनिषेक जनन। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। और कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस की यदि हम बात करें तो क्या परिभाषा रहेगी इसके अंदर कि कुछ जंतुओं में केवल देखिएगा हम क्या शब्द बोल रहे हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन इस शब्द के अंदर है, क्योंकि इसको तो हम पढ़ चुके हैं। क्या परिभाषा का ये शब्द मायने रखता है। कंप्लीट का मतलब पूर्ण रूप से जो पीढ़ी का निर्माण है वो अनिषेक जनन से ही हो रहा है, या यूँ कह सकते हैं वे जंतु जिनके अंदर नई पीढ़ी के निर्माण में केवल और केवल अनिषेक जनन पाया जाता है उसको हम कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और साइक्लिक जो पार्थेनोजेनेसिस है उसके अंदर क्या होता है कि कहीं पर भी जो है लैंगिक जनन की घटना यानी निषेचन भी होता है, और कहीं पर बीच में साथ में यूँ कह सकते हैं, साथ में कहेंगे हम कि लैंगिक जनन के दौरान निषेचन की घटना तो होती है, साथ में अनिषेक भी होता है। यानी साइक्लिक का मतलब निषेचन और अनिषेक जनन, निषेचन और अनिषेक जनन, इस तरह की जो घटनाएं चलती हैं साथ साथ दोनों, तो उसको हम कहते हैं साइक्लिक या चक्रीय। तो कुछ जंतुओं में जीवन चक्र में, कुछ जंतुओं के जीवन चक्र में केवल अनिषेक जनन ही पाया जाता है,
जनन ही पाया जाता है। इनमें केवल मादा ही पाई जाती है, नर अनुपस्थित होते हैं। नर अनुपस्थित होते हैं। नर क्या होते हैं? इनमें अनुपस्थित होते हैं। अब देखिएगा, नर अनुपस्थित होते हैं तथा इसमें मादाएं अगुणित अंडे देती हैं, क्योंकि देखो मादाएं खुद अगुणित है, हैप्लॉइड है। एन सेक्स जनन से उत्पन्न तो खुद क्या है? हैप्लॉइड ही रहेंगी, और हैप्लॉइड रहेंगे तो उनसे जो अंडे बनेंगे वो भी हैप्लॉइड यानी अगुणित बनेंगे। इसमें मादाएं अगुणित अंडे देती हैं और इन अंडों से केवल मादा ही उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? मादा उत्पन्न होती है। अब अपने को ये भी पता है कि इनका निषेचन जैसी कोई घटना नहीं हो रही है, तो इसलिए ये नर का यहाँ कहीं योगदान नहीं है, या नर का कोई आनुवंशिक योगदान नहीं है। इसका मतलब जो मादा उत्पन्न हो रही है उनमें विभिन्नताएं जो हैं वो उत्पन्न नहीं होती हैं, यानी इनके अंदर जीन्स का जो विनिमय वो नहीं होता है, यानी आनुवंशिक विभिन्नताएं कोई उत्पन्न नहीं होती है। तथा इस अनिषेक जनन में आनुवंशिक पदार्थों का संयोजन व जीन विनिमय जैसी घटना नहीं होता है। अब नहीं होगा तो जो पीढ़ी उत्पन्न हो रही है वो सेम यानी बिना किसी विभिन्नता के अपने माता के क्या होती है? एकदम समान उत्पन्न होती है। और जो ये पूर्ण अनिषेक जनन होता है ये फिर आगे दो प्रकार का होता है, या ये अपने बात करें एफिड्स है, फाइलोपोड्स और रोटिपर्स के अंदर क्या होता है? पाया जाता है। और जो अपने पूर्ण प्राकृतिक अनिषेक जनन है ये भी कितने प्रकार का है? फिर दो प्रकार का, द्विगुणित और अगुणित। एग्जाम्पल कौन सा इसका? फाइलोपोड्स और रोटिफर्स, ये क्या इसके एग्जाम्पल है। अब जो कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस पूर्ण अनिषेक जनन है, प्राकृतिक भी कह सकते हो, पूर्ण प्राकृतिक अनिषेक जनन कह सकते हैं। इसको कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, द्विगुणित अनिषेक जनन और अगुणित अनिषेक जनन, इसको दो भागों में। ये दो प्रकार का होता है द्विगुणित अनिषेक जनन और दूसरा कौन सा है? अगुणित अनिषेक जनन। तो द्विगुणित अनिषेक जनन और अगुणित अनिषेक जनन। अब इसको अपने देखते हैं विद एग्जाम्पल। तो ये अपने कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस का मतलब आप समझ गए होंगे, क्योंकि अपने को ये जो शब्द है या ये जो पहला अक्षर है ये तय करता है कि उसकी क्या डेफिनेशन रहेगी। तो हम कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस का मतलब किसी भी जंतु के अंदर केवल और केवल जीन में नई पीढ़ी का निर्माण पार्थेनोजेनेसिस से ही हो रहा है, वो कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। इसके अंदर उत्पन्न जो होती हैं वो हमेशा मादाएं होती हैं, नर इसमें नहीं उत्पन्न होते हैं। इसको दो प्रकार से बांटा गया, द्विगुणित अनिषेक जनन और अगुणित अनिषेक जनन। डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, यदि हम बात करें इसको इंग्लिश में, डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। अब डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस की यदि हम बात करें तो देखिएगा कि इसको थैलीटोकी भी कहते हैं। इस अनिषेक जनन को क्या कहते हैं? थैलीटोकी भी कहा जाता है। अब देखिएगा द्विगुणित जो अनिषेक जनन है जिसको थैलीटोकी भी कहा जाता है, इसके अंदर क्या होगा कि
मादाएं जो होती हैं वो द्विगुणित अनिषेक जनन के द्वारा क्या होती है, द्विगुणित अनिषेचित अंडे से क्या होती है, उत्पन्न होती है जो मादाएं। क्योंकि हमने क्या बात की है, हम पढ़ कौन रहे हैं, कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, पूर्ण पार्थेनोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर हमने ये तो बात कर ली कि इसमें केवल क्या होती हैं, मादाएं होती हैं उत्पन्न, इसके अंदर नर उत्पन्न नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ, पहला जो हम पढ़ रहे हैं डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, इसके अंदर क्या होगा कि जो मादाएं होती हैं वो द्विगुणित अनिषेचित अंडे से क्या होती है, उत्पन्न होती है। अब देखिएगा कि द्विगुणित अनिषेचित अंडे से उत्पन्न होती है। तो अब अपने एक बात की थी, अगर आपको याद है तो oogenesis जब हमने पढ़ा था, तो oogenesis के अंदर हमने एक चीज़ देखी थी कि जब पहली अवस्था होती है ऊगोनिया, ऊगोनिया जो है आगे वर्दी अवस्था में जाती है, जिसे हम प्राइमरी oocyte कहा जाते हैं, ये कहते हैं प्राइमरी oocyte। फिर आगे परिपक्व विभाजन में जाती है, तो उसमें अर्धसूत्री फर्स्ट होता है, तो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, आपको अगर याद है तो। फिर क्या होता है कि जो सेकेंडरी oocyte और जो फर्स्ट पोलर बॉडी है उनके अंदर अर्धसूत्री सेकंड होता है विभाजन, तो उसके बाद में फिर क्या बनता है, ओवा बनता है और सेकंड पोलर बॉडी बनती है, अगर आपको याद है तो। तो होता क्या है कि जो द्विगुणित अनिषेक जनन है, इसकी पहले तो परिभाषा समझने का प्रयास कीजिएगा। परिभाषा में क्या है कि अब ये हम पढ़ कौन सा रहे हैं, कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, पूर्ण पार्थेनोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, उसमें मादा तो उत्पन्न होगी, और मादा कौन से अंडे से उत्पन्न होती है, द्विगुणित अंडे से होगी, और चूंकि वो अनिषेचित होगा तो इसकी परिभाषा क्या रहेगी कि जब मादा का निर्माण या मादा की उत्पत्ति द्विगुणित अनिषेचित अंडे से होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अब इसका रीज़न दो ही हैं कि पहला रीज़न तो क्या है कि यदि जो पोलर बॉडी और जो ओवा बना है, अंडाणु बना है, वो क्या होता है, होना क्या चाहिए, हैप्लॉइड चाहिए, दोनों हैप्लॉइड बनते हैं। अब हैप्लॉइड बनते हैं तो कई बार क्या होता है कि दोनों फ्यूज्ड हो जाते हैं। अब फ्यूज्ड जब होंगे तो जो ओवा है वो 2n हो जाएगा, क्योंकि n पोलर बॉडी है और n क्या है, ओवा है। अब दोनों फ्यूज्ड हो गए, तो फ्यूज्ड होने से जो अब हमारे पास ओवा मौजूद है, या जो कह सकते हैं जाइगोट जो बना है, वो 2n हो जाता है, और उस 2n से फिर नई मादा का निर्माण होता है। तो ये तो कौन सी अवस्था होगी, जो है द्विगुणित अनिषेक जनन की पहली अवस्था। और दूसरी अवस्था में क्या होती है कि अर्धसूत्री विभाजन एब्सेंट हो जाए या अनुपस्थित हो जाए, क्योंकि हमने देखा था कि यदि जो परिपक्व अवस्था होती है उसके अंदर अर्धसूत्री फर्स्ट यदि एब्सेंट रह जाए और सीधा अर्धसूत्री सेकंड हो जाए, तो अर्धसूत्री अगर सेकंड होगा तो आपको पता है समसूत्री की उत्तर होता है, और जिससे क्या होगा कि जो वर्दी अवस्था के अंदर प्राइमरी oocyte थी वो सीधे अर्धसूत्री अगर सेकंड विभाजन करेगी, तो प्राइमरी oocyte जो 2n है और उसके अंदर अर्धसूत्री फर्स्ट एब्सेंट रह गया, और सीधा ही कौन सा हो गया, अर्धसूत्री सेकंड हो गया, तो उससे एक पोलर बॉडी और एक ओवा तो बनेगा, परंतु ओवा क्या बनता है, 2n बनता है, और वो ओवा जाकर आगे जाकर के किसका निर्माण करता है, एक फीमेल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ये जो घटना है, इन दोनों ही घटनाओं के अंदर क्या हो रहा है कि मादा का निर्माण तो हो रहा है, और जो दोनों ही मादाएं जो हैं वो 2n ओवा से बन रही है, और 2n ओवा बनने का कारण क्या है, या तो पोलर बॉडी और ओवा दोनों फ्यूज्ड हो जाए, यानी n+n यानी 2n कंडीशन उत्पन्न हो जाए, या अर्धसूत्री फर्स्ट है वो एब्सेंट रह जाए। तो इस प्रकार से दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो है क्या कह सकते हैं, अपने नई मादा का निर्माण 2n एग से होता है। तो हम बात करेंगे द्विगुणित अनिषेक जनन की। इसको एक नाम और हमने क्या नाम दिया है, अभी हमने बात की थी कि इसको थिलोटोकी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको थिलोटोकी भी कहा जाता है, या अनिषेक सूत्री जनन भी इसको कहा जाता है। इसे थिलोटोकी या अनिषेक सूत्री जनन भी कहते हैं, कौन सी घटना को, द्विगुणित अनिषेक जनन में। इस अवस्था में या इस अनिषेक जनन में मादा का निर्माण, क्योंकि मादा ही बनेगी, मादा का निर्माण या मादा की उत्पत्ति द्विगुणित अनिषेचित अंडे से होती है, अंडे से होती है। किससे होती है, द्विगुणित अनिषेचित अंडे से होती है। अब द्विगुणित अनिषेचित अंडे से जब होती है तो इसके अंदर क्या होगा कि जो कंडीशन देखिएगा,
हमें क्या देखना है कि मादा तो उत्पन्न होगी, ये बात तो हमने पहले कर ली है। और किससे हो रही है? द्विगुणित अनिषेचित अंडे से हो रही है। तो अंडा हमारे पास कैसा होगा? द्विगुणित होगा। और अनिषेचित, चूंकि अनिषेचित जनन की बात करें तो द्विगुणित अनिषेचित अंडे से क्या उत्पन्न हो रही है? मादा। और इसका कारण क्या होता है? इस द्विगुणित अनिषेचित अंडे के उत्पन्न होने का कारण, अंडे के उत्पन्न होने का कारण पहला क्या है? या तो पहला सीधे लिख देता हूँ, इसमें अंडाणु व पोलर बॉडी का संलयन हो जाना। और दूसरा कारण क्या है? oogenesis के दौरान प्रथम अर्धसूत्री विभाजन का अनुपस्थित होना। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन का अनुपस्थित होना। अब दोनों ही घटनाओं में क्या हो रहा है? ये भी एन है, देखिएगा, ये पोलर बॉडी, ये अंडा है, हुआ है, ये पोलर बॉडी छोटी होती है, आपको पता है, एन पोलर बॉडी। अब दोनों मिल गए, फ्यूज्ड हो गए, मान लो ये एन फ्यूज्ड हो गए, तो जो बनेगा अपने पास वो क्या है? 2n आ गया, हुआ 2n हुआ, हो गया। अब ये आगे किस में चेंज हो जाएगा? डेवलप किस में हो जाएगा? इन फीमेल। तो फीमेल क्या हो जाएगी? 2n रहेगी। तो पहला रीजन तो इसके अंदर ये हो गया। अब दूसरा रीजन क्या है? देखिएगा, मैं थोड़ा इसको डायग्राम से बताऊंगा oogenesis के दौरान। तो पहली घटना आपको समझ में आ गई। दूसरी घटना में हम देख सकते हैं कि देखिएगा, इसमें फिर उगोनिया बनते हैं, 2n उगोनिया है। अब ये क्या आकार में बड़ी हो जाएगी 2n, इसको प्राइमरी oocyte कहते हैं। अब मैं दोनों घटनाओं को इससे एक डायग्राम से बताता हूँ। अब क्या होगा? इसमें अर्धसूत्री फर्स्ट होगा, अगर आपको याद है, हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अर्धसूत्री फर्स्ट, जिससे क्या बनेगा? n सेकेंडरी oocyte, और ये क्या बनेगी? पोलर बॉडी, n पोलर बॉडी बन गई, पोलर बॉडी फर्स्ट। अब क्या होगा? इसके अंदर फिर अर्धसूत्री सेकंड होगा, अर्धसूत्री सेकंड हो जाए, सेकंड होगा तो क्या बनेगा? n ओवा, और एक पोलर बॉडी n, और इससे दो पोलर बॉडी बनेगी, अगर आपको ध्यान है तो। पोलर बॉडी बन गई, सेकंड बन गई। अब देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं क्या? जो द्विगुणित अनिषेचन पढ़ रहे हैं, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब जो डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, इसके अंदर क्या होगा कि हमने बात की कि द्विगुणित अंडे का निर्माण होना चाहिए, और उसका निर्माण कैसे हो, तो इसको मैं दोनों ही घटनाओं को बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे हमने बात की थी, उगोनिया है, उगोनिया में समसूत्री विभाजन होंगे, तो फिर उगोनिया बनेगी। उगोनिया आगे वृद्धि अवस्था में जाती है, जिससे 2n प्राइमरी oocyte बनती है। प्राइमरी oocyte जो होती है, इसके अंदर अर्धसूत्री फर्स्ट होगा, जिससे एक अर्धसूत्री सेकेंडरी oocyte बनेगी, ये क्या बनती है? पोलर बॉडी फर्स्ट बनेगी। फिर सेकेंडरी oocyte के अंदर अर्धसूत्री सेकंड होगा, जिससे एक ओवा बनेगा, एक क्या बन जाएगी? पोलर बॉडी सेकंड। पोलर बॉडी फर्स्ट के अंदर दो क्या बनती है? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड से पोलर बॉडी सेकंड बन जाएगी। ये हमने प्रोसेस पढ़ा हुआ है, ये जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है वो ये होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है वो कैसे उत्पन्न हो, वो दोनों घटनाएं मैं आपको यहाँ बताता हूँ। कि पहली घटना तो क्या हो कि जैसे ये n बन गया अपने पास, क्या? सेकेंडरी oocyte, इधर पोलर बॉडी फर्स्ट है, ये भी n और ये भी क्या है? n, क्योंकि ये सूत्री फर्स्ट विभाजन से बनी है। अब ये पोलर बॉडी फर्स्ट और जो सेकेंडरी oocyte है, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाए, आपस में सलित हो जाए, होने से n + n क्या बन गया? 2n। और 2n जो अंडा बनेगा, उससे फिर जो मादा बनेगी वो क्या रह जाएगी? 2n। तो पहला रीजन तो अपने पास ये हो गया। दूसरा रीजन क्या है कि ये अगर कंडीशन हो ही ना, कौन सी? अर्धसूत्री फर्स्ट हो ही ना, तो प्राइमरी oocyte सीधा ही कहाँ चली जाए? इससे
अर्धसूत्री सेकंड में चली जाए। अब अर्धसूत्री सेकंड में जाएगी तो ये खुद 2n ही, और अर्धसूत्री सेकंड किसकी तरह होता है, समसूत्री की तरह होता है, ये बात हमारी पढ़ी हुई है। तो क्या होगा कि जो 2n सेल है वो आगे जाकर के 2n किसका निर्माण कर देगी, OH का, और 2n ही पोलर बॉडी का निर्माण कर देगी। पोलर बॉडी निष्क्रिय हो जाएंगे और जो 2n OH था वो सीधे आगे किस में भाग लेता है, संतति निर्माण में भाग लेता है। तो ये घटना क्या कहलाती है फिर, जो द्विगुणित अनिषेक जनन कहलाती है, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। दोनों ही घटनाओं के द्वारा जो अपने पास 2n एग प्राप्त हो रहा है, वो 2n एग जो है वो आगे जाकर के नई मादा का निर्माण करता है। और ये जो घटना है ये मैंने बताया था एफिड्स है, जो उसके अलावा आर्थोप्टेरन्स है, लेपिडोप्टेरन्स है, निमेटोड है, ट्रिमेटोडा है, एक्नाइनोट्रिमेटा है, रोटिफर्स है, इन सब के अंदर क्या है ये घटना पाई जाती है, और इसके बारे में अपने कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।